हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 24 और 25 अक्टूबर 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहां पे देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। करियर्स क्लाउड जो है वो उसका नाम है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। लेकिन दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन आपका ये करंट अफेयर किस तरह से कवर होगा, आपको मिलेगा डेली सेक्शन। डेली में 3 तरह के सेक्शन होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर होगा जिसमें आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट एंड क्विज सेक्शन। जो कि क्विज होगा वो आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे और जान सकते हो कि किस तरह से मुझे और करंट अफेयर प्रिपेयर करने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन, जिसमें आपको 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ जिसमें आपको 2 लाइन में 3 लाइन में करंट अफेयर मिल जाएगा, ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए हम आपको दे रहे हैं 20 अलग अलग टॉपिक वाइज पीडीएफ। मतलब अगर किसी एग्जाम के लिए आपको एक टॉपिक 2 टॉपिक रिवाइज करने हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। और अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। लेकिन ये तीनों चीजें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से ही रिलेटेड होंगी सिर्फ। और साथ ही साथ याद रखना है, ये क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। और जितना भी पास्ट करंट अफेयर है जो जा चुका है अभी तक, वो एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए आप एग्जाम पीडीएफ का यूज करेंगे। डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको मिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो एग्जामिनर यहां से बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक ही आपको सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगी। सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड करें करियर्स क्लाउड को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से लॉगिन कर लें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल का सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं, जस्ट उन्होंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की है, तो वो 2022 का इंतजार ना करें कि 2022 का 2022 में खरीदेंगे, क्योंकि तब प्राइस आपको ज्यादा होगा। अभी 2022 का खरीद लोगे तो आपको फायदा मिलेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा जो है वो 2 साल का बाय करें और आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो दोनों के ऊपर ही मिल रहा है ASH10 कोड का यूज करके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है और इस ईमेल आईडी और नंबर पे हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 24 और 25 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले मैं सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यार जितने भी वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक कर दें, शेयर कर दें। कम से कम एक फ्रेंड को तो शेयर कर ही सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी करेंगे, फिर आप क्वेश्चन देखोगे। और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। हु बिकेम द रिसिपिएंट ऑफ 2022 जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन फोरामिनिफेरल रिसर्च। तो 2-3 चीजें जो है वो इसमें याद रखनी है। जो हमारे पास फोरामिनिफेरल रिसर्च है, ये किस चीज से रिलेटेड है ये आपने बताना है। ये आप कह सकते हो एक तरह से माइक्रो फॉसिल है, मतलब बहुत ही छोटा जो है वो फॉसिल है, माइक्रो फॉसिल। इवन आप कह सकते हो समुद्र के नीचे भी जो है वो पाया जाता है। तो उसके ऊपर रिसर्च के लिए ये अवार्ड दिया गया। इस अवार्ड का नाम क्या है? जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड। एंड 2022 का ये अवार्ड जो है वो किसको मिला है? ये मिला है दोस्तों डॉक्टर राजीव निगम को। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। कौन है ये डॉक्टर राजीव निगम? आप कह सकते हो कि ये फॉर्मर फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट हैं। चीफ साइंटिस्ट हैं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, जो कि कहां पे है? गोवा। देखो एक क्वेश्चन और पता लग गया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जो कि किसका इंस्टीट्यूट है? CSIR का है, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का है। और ये कहां पे स्थित है? गोवा में। उसके फॉर्मर चीफ साइंटिस्ट रह चुके हैं डॉक्टर राजीव निगम, उनको ये अवार्ड दिया गया है। और आपने याद रखना है कि ये फर्स्ट इंडियन है दोस्तों, फर्स्ट इंडियन जिनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो जिनको मिला है। और इनको किस काम के लिए मिला है मैं पहले ही बता चुका हूँ, फोरामिनिफेरल रिसर्च के लिए मिला है। एक माइक्रो फॉसिल है, एक बहुत ही छोटा जो है वो फॉसिल है जो कि समुद्र के नीचे जो है वो मिलता है, उसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की। और आप इस अवार्ड को भी याद रख सकते हैं, जोसेफ ए कुशमैन। ये जो अवार्ड है कुशमैन फाउंडेशन की तरफ से जो है वो डेवलप किया गया था। कौन से ईयर में? 1979 में इसको डेवलप किया गया था। और वो रिसर्चर्स, वो आप कह सकते हो साइंटिस्ट, उनको इसमें
जो है वो अवार्ड दिया जाता है, उनको ऑनर दिया जाता है जिनका इस माइक्रो फॉसिल के ऊपर रिसर्च करने में जो है वो योगदान रहा हो। तो नाम याद रखना है, डॉक्टर राजीव निगम। अब डॉक्टर राजीव निगम का चेहरा भी यहाँ पे देख सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे समय तक याद रहे। अवार्ड का नाम है J.A. कुशमन अवार्ड, J.A. कुशमन अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और या योसेफ ए कुशमन अवार्ड आप किसी भी तरह से याद रख सकते हैं। अगला आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ एक ही क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, लेकिन यार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कम से कम अपने एक दोस्त को, बहुत ही जो आपका प्यारा मित्र है उसको आप शेयर कर सकते हो, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन क्या कहता है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। तो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों जो 105 कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट को क्या करती है, प्रमोट करती है। सिंपल, नाम से पता लग रहा है, जो 105 कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट को क्या करती है, प्रमोट करती है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एज ए प्रेसिडेंट बनाई गई है इसकी, और वो टाइम पीरियड के लिए बनाई गई है 2 साल के लिए, 2021 से लेके 23 तक, और वो ऑर्गेनाइजेशन है इन्वेस्ट इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो एज ए प्रेसिडेंट ये ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेस्ट इंडिया है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि हमने सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके ऊपर फोकस करना है, तो उसको आगे बढ़ाएगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रख सकते हो, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी, और ये UNCTAD का हिस्सा है, मतलब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का हिस्सा है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और याद रखना है, इन्वेस्ट इंडिया ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वेस्टमेंट को इंडिया के अंदर प्रमोट करती है, और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी वो है जो पूरे वर्ल्ड में, लाइक 105 कंट्रीज की मेंबर है, तो 105 कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट को क्या करती है, प्रमोट करती है, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजीनियसली डिजाइन, मतलब हमारी तरफ से अपना जो है वो डिजाइन किया गया हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयरक्राफ्ट, उस एयरक्राफ्ट का नाम बताना है जो कि DRDO ने, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली टेस्ट किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या होगा, अभ्यास होगा। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो ये एक आप कह सकते हो हीट बेस्ड, हीट का मतलब है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। तो ये इंटीग्रेटेड है, मतलब हमने जो है वो इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया है, यहीं पे डेवलप किया इंडिया के अंदर, DRDO ने उसको बनाया है, और इसको रिसेंटली लॉन्च किया है चांदीपुर, जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है हमारी बे ऑफ बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, वहां से इसको लॉन्च करके जो है वो देखा गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है दोस्तों अभ्यास, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका टेस्ट जो है वो किया गया चांदीपुर कोस्ट के अंदर, उड़ीसा के पास। और ये आप कह सकते हो एक तरह का टारगेट एयरक्राफ्ट है जो कि टेलीमेट्री के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, मतलब इसको सेंसर्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, रडार्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, ग्राउंड से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लैपटॉप से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से इसको कंट्रोल किया जा सकता है, टारगेट को हम साध सकते हैं, ग्राउंड से ही इसको मॉनिटर किया जा सकता है। और DRDO के बारे में याद रखेंगे, 1958 में DRDO को बनाया गया है। इसके जो करंटली हेड हैं वो कौन है, G सतीश रेड्डी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है दोस्तों, बेंगलुरु नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, विच बैंक साइंड ए MOU विद द CDAC हैदराबाद। तो याद रखना है, ये मोहाली वाले की बात नहीं कर रहे, ये हम पूना वाला की बात नहीं कर रहे, मतलब एक पूना में भी CDAC का हेडक्वार्टर है, पुणे में, महाराष्ट्र में, उसकी बात नहीं कर रहे, हम हैदराबाद वाले CDAC की बात कर रहे हैं। CDAC का मतलब है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये सेंटर हैदराबाद, ताकि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव ऑन साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस लॉन्च किया जा सके। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, खास करके बैंकिंग के स्टूडेंट इसको याद रखेंगे कि जो CDAC हैदराबाद है, ये जो इस बैंक के एम्प्लॉयज हैं उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा, ताकि कोई भी फ्रॉड जो है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ना हो सके। और ये बैंक हमारे पास होगा दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, UBI की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मेन एम यही है कि जो CDAC होगा हैदराबाद का, वो UBI के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, और उनके कस्टमर्स को अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, टिप्स प्रोवाइड करेगा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ताकि साइबर फ्रॉड जो है वो उनके साथ ना हो सके। और रिसेंटली इस बैंक ने जो है वो एक ई-बुक भी लॉन्च की थी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और इवन एक ऑनलाइन गेम भी लॉन्च की थी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, और उसका नाम था स्पिन एंड लर्न। स्पिन एंड लर्न, ये एक ऑनलाइन गेम और एक ई बुक लॉन्च की गई थी जो कि नेशनल सिक्योरिटी
नेशनल साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ जो अक्टूबर का है उसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था, ये भी आप याद रख सकते हो। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में कस्टमर्स को और एम्प्लॉइज को अवेयर करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने टाई अप किया है सीडैक हैदराबाद। इसका मतलब ऑनलाइन कोर्सेज हो गए या फिर उनको कोई बुकलेट होगी, ये सारा मटेरियल जो है सीडैक हैदराबाद की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को याद रखें 1919 वर्ल्ड वार वन के बाद इसको बनाया गया था। इसके एमडी और सीईओ हैं राज किरण राय जी, राज किरण राय जी। और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में है और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद, गुड पीपल टू बैंक विद, याद रख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन बैंक और सीडैक हैदराबाद जॉइंस हैंड फॉर द साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट है इंडिया का पहला स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लेबोरेटरी इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस। तो देखो इसमें बहुत ही सिंपल से कीवर्ड है कि ये वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग लेबोरेटरी है। तो मतलब ये वाइल्ड लाइफ के बारे में, मतलब उनकी स्पीशीज के बारे में टेस्ट करती है, प्रजातियों के बारे में जो है वो जांचती है। और ये पहली स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड है। इसका मतलब इससे पहले जो होंगी इंडिया के अंदर वो सेंटर गवर्नमेंट ओन्ड होंगी। मतलब उसको ओन कौन करता होगा, उसकी ऑनरशिप जो है वो किसके पास होगी, उसका मालिक कौन होगा, सेंटर गवर्नमेंट होगी। और ये पहला स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड जो है वो कहाँ पे खोला गया है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। मतलब जो महाराष्ट्र की सरकार है वो इसकी मालिक होगी। और इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी की, उद्धव बाला साहब ठाकरे और चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड वाइल्ड लाइफ डीएनए टेस्टिंग एनालिसिस लेबोरेटरी जो है वो नागपुर के अंदर लॉन्च की गई है। इससे पहले दोस्तों ऐसी 2 वाइल्ड लाइफ टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, लेकिन वो एक तो देहरादून के अंदर है, मतलब उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं, और एक जो है वो हैदराबाद में है, मतलब मैं तेलंगाना की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये दोनों की दोनों सेंटर गवर्नमेंट ओन्ड है, मतलब इनका मालिक जो है वो सेंटर गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई, इसलिए पहली है। और इन लेबोरेटरीज का फायदा क्या होगा कि हम नई नई प्रजातियों का जो है वो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि लैब है और है भी वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। और हम देख सकते हैं कि जो लाइक उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, उनको चोरी करने की कोशिश तो नहीं की गई थी, कोई क्राइम तो नहीं हुआ उसके अगेंस्ट, मतलब उनको कहीं और पे तो नहीं लेके जाया गया। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो लैब के अंदर जो है वो हम जान सकते हैं, टेस्टिंग हो सकती है बेसिकली। और इस लैब से जो है वो हम खास करके इस लैब्स के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो हम पॉक्सो एक्ट के थ्रू ही जो है वो डील किया करेंगे। किस एक्ट के अंदर आएगा, पॉक्सो एक्ट के अंदर। पॉक्सो का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012, इसी के अंदर इसको लाया गया है। तो याद रखना है, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बाला साहब ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे, और गवर्नर भगत सिंह किशोरी जी हैं, भगत सिंह किशोरी। यहाँ पे आपको मिलेगा तदोबा नेशनल पार्क, यहीं पे आपको मिलेगा संजय गांधी नेशनल पार्क। यहीं से एक रिवर स्टार्ट होती है दोस्तों, गोदावरी, नासिक के बिल्कुल पास से एक रिवर स्टार्ट होती है गोदावरी, त्रिम्बकेश्वर प्लेट्यू से। और यहीं से महाराष्ट्र से एक महाबलेश्वर से एक रिवर स्टार्ट होती है कृष्णा। तो ये महाराष्ट्र की खासियत है जो मैंने आपको बताई है अभी। तो उद्धव ठाकरे जी ने इनोग्रेट किया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ डीएनए लैब, जो कि कहाँ पे की है, नागपुर। इससे पहले याद रखना है, एक तो कहाँ पे, उत्तराखंड में, कहाँ पे, देहरादून में, और एक हैदराबाद में, मतलब तेलंगाना में। ये दोनों लेकिन सेंटर गवर्नमेंट ओन्ड है, स्टेट ओन्ड जो है वो नागपुर में खोली गई है। और नागपुर दोस्तों किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नागपुर पता होना चाहिए, ये नितिन गडकरी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नितिन गडकरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नेक्स्ट, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने फाइनलाइज किया सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट विल गवर्न क्रॉस बॉर्डर डाटा यूजेस एंड डिजिटल ट्रेड। तो जो भी 2 कंट्रीज के बीच में या अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो डाटा यूजेस है, पूरा का पूरा डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। डिजिटल ट्रेड जो है वो 2 कंट्रीज के बीच में और उसका डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो प्रिंसिपल्स, कुछ गाइडलाइंस जो है वो बताए हैं, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाए हैं, G7 या ग्रुप 7। तो याद रखना है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं जो क्रॉस बॉर्डर, मतलब 2 कंट्रीज के बीच में डाटा यूज हो रहा है उसके बारे में, और डिजिटल ट्रेड के बारे में जो है वो कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं। इस पूरे प्रिंसिपल को नाम क्या दिया गया है, G7 डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल्स, डिजिटल ट्रेड प्रिंसिपल्स, ये नाम जो है वो दिया गया है। और ये अडॉप्ट कर लिया है ट्रेड मिनिस्टर्स ने G7 मेंबर कंट्रीज में। और G7 में मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं, डेवलप कंट्रीज बेसिकली यूके, USA, इसमें फ्रांस है दोस्तों, इसमें जर्मनी है, जर्मनी, इटली, कितनी होगी 5, कनाडा, और एक रहेगी हमारे पास जापान। तो ये 7 कंट्रीज के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, G7। और G7 की जो ट्रेड समिट हुई है अभी लंदन के अंदर हुई है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता 2021 में कौन कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है बेसिकली।
और ये प्रिंसिपल जो है वो हाईली रेगुलेटेड डाटा प्रोटेक्शन के बारे में होंगे। मतलब ऐसे नहीं कि डाटा अगर आप शेयर करोगे तो वो प्रोटेक्टेड नहीं होगा, प्रोटेक्टेड डाटा जो है वो शेयर किया जाएगा, और खास करके यूरोपियन कंट्रीज और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। और ये नए प्रिंसिपल जो हैं वो और इन्वेस्टमेंट जो है वो लेके आएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो आपस में इन कंट्रीज में बढ़ाएंगे। और G7 ही एक ऐसा ग्रुप है जिसने रिसेंटली ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो स्टार्ट किया है। मतलब कम से कम 15% तो टैक्स जो है वो लिया जाएगा, ये कहा था G7 कंट्रीज ने। और G7 की शुरुआत जो है वो दोस्तों 1975 में की गई थी, याद रख सकते हो। 7 कंट्रीज मेंबर मैं बता चुका हूँ कौन कौन सी हैं, और 2021 की प्रेसिडेंटशिप ये भी बता चुका हूँ किसके पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है। यहाँ पे देख सकते हैं G7 नेशंस एग्री ऑन प्रिंसिपल्स टू गवर्न क्रॉस बॉर्डर डाटा यूजेज एंड डिजिटल ट्रेड। नेक्स्ट, कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने QR कोड साउंड बॉक्स जो है वो लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए? तो आपको आपने यार पेटीएम का साउंड बॉक्स देखा होगा, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, करियाना स्टोर्स हैं, उसमें लगा होता है कि जब आप पेमेंट करते हो तो वो बोलता है कि इतने रुपए की पेमेंट आ चुकी है। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी इसी तरह का QR कोड साउंड बॉक्स जो है वो लॉन्च किया है ताकि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाया जा सके, और ये है हमारे पास AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। आंसर क्या होगा? सी होगा। तो इंडिया का लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक क्यूआर बेस्ड जो है वो साउंड बॉक्स जो है वो लॉन्च किया डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ाने के लिए, और ये ऐसा पहला बैंक है जिसने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है। मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये ऐसा पहला बैंक है जिसने इसको लॉन्च किया है। और QR साउंड बॉक्स मतलब जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको दोबारा दोबारा मोबाइल देखने की ज़रूरत नहीं है, SMS देखने की ज़रूरत नहीं, सीधा उनको आवाज़ सुनेगी और उससे वॉइस से ही वो पता लग जाएगा कि इनकी पेमेंट जो है वो इतने रुपए की आ सकती है। तो मतलब हैसल फ्री ट्रांजेक्शन्स हैं, आराम से जो है वो पेमेंट हो सकती है। और पेटीएम का तो बहुत बार देखा होगा, तो इस तरह का ही पेटीएम का दिखता है, बस यहाँ पे पेटीएम की जगह क्या लिखा होगा? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिखा होगा, बिल्कुल सेम इसी तरह का होगा। और इस साउंड बॉक्स में आप कह सकते हो एक स्पीकर होगा, ये देख सकते हो आप, पोर्टेबल स्पीकर। इसमें एक सिम होगा, सिम कार्ड का स्लॉट होगा जो कि डाटा कनेक्टिविटी करेगा और वॉइस नोटिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। और ये अभी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से 5 लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाएगा। हिंदी है, इसमें इंग्लिश है, पंजाबी है, गुजराती है और मराठी है। मतलब गुजरात में हो गया, महाराष्ट्र में, पंजाब में इंग्लिश और हिंदी तो बहुत जगह पे यूज़ की सकती है। तो इसलिए AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में याद रखोगे। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? ये है जयपुर के अंदर, राजस्थान में। और इसके MD और CEO कौन है? संजय अग्रवाल। कौन है? संजय अग्रवाल। ये भी आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैंडेड ओवर दी जयनगर कुर्था क्रॉस बॉर्डर लिंक टू विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री को हमने ये लिंक जो है वो बना के दिया है? और आप कह सकते हो ये दोनों कंट्रीज में ट्रेड तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन दोनों कंट्रीज में संबंध भी जो है वो और इम्प्रूव करेगा। और आपको पता होना चाहिए, अगर मैं जयनगर की बात करता हूं तो ये कहाँ पे है दोस्तों? ये बिहार के अंदर है। और बिहार को कौन सी स्टेट या कंट्री के साथ जोड़ेगा? तो बहुत ही सिंपल है यार, कौन सी कंट्री के साथ जोड़ेगा? नेपाल के साथ जोड़ेगा, क्योंकि कुर्था जो है वो कहाँ पे है? नेपाल के अंदर है। तो दोनों कंट्रीज में जो है वो ये रेल लिंक स्थापित किया गया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दोनों कंट्रीज में पहला ब्रॉड गॉज, याद रखोगे, पहला ब्रॉड गॉज जो है वो लिंक स्थापित किया गया है। इससे पहले ये नैरो गॉज लिंक होता था, लेकिन अब इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है और ये ब्रॉड गॉज लिंक जो है वो बनाया गया है। 34.9 किलोमीटर लंबी ये जो लिंक है ये इस्टेब्लिश की गई है इंडिया और नेपाल के बीच में, और इंडिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंस इसके अंदर प्रोवाइड की थी। और इससे क्या होगा? दोनों कंट्रीज में रिलेशन भी अच्छे होंगे और साथ में ट्रेड भी जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं वो विद्या देवी भंडारी जी हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेर बहादुर देउबा हैं, याद रखोगे, शेर बहादुर देउबा। और जो कैपिटल है वो काठमांडू है, और करेंसी जो है वो नेपलिस रूपी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडिया हैंडेड ओवर गवर्नमेंट फंडेड, हमने फंड जो है वो इसको किया था 34.9 किलोमीटर, एक जयनगर कुर्था जो कि बिहार और नेपाल को जोड़ता है, दोनों को आपस में जोड़ेगा। नेक्स्ट है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन जो है श्री देवू सिंह चौहान, उन्होंने ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग को अटेंड किया है। तो याद रख लें दोस्तों, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जो कम्युनिकेशन के, श्री देवू सिंह चौहान, उन्होंने अटेंड किया है। और इसमें बताया कि इंडिया किस तरह से काम कर रहा है खास करके कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में। जिस तरह से उन्होंने एक बताया देवू सिंह चौहान ने कि इंडिया जो है वो 6 लाख विलेजेस को कवर करेगा, जिसमें जो है वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, और जो डिजिटल डिवाइड है अर्बन और रूरल एरिया में उसको कम कर दिया जाएगा। बिल्कुल हो सकता है ऐसे, और अगर ये अच्छी तरह से ऑप्टिकल फाइबर्स को इंप्लीमेंट किया जाता है तो हम ये डिजिटल डिवाइड को कम कर सकते हैं। और ब्रिक्स नेशंस को भी आपस में कहा गया है कि वो कनेक्ट हों
ताकि कम्युनिकेशन अफोर्डेबल हो सके, ये सारे लोगों के लिए हमने निश्चित करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी हमने साथ में अचीव करना है। और ब्रिक्स के बारे में आपको पता ही है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और 2021 की चेयरमैनशिप सबको पता है कि यार किसके पास है, इंडिया के पास है। और इसका थीम क्या है, ब्रिक्स एट द रेट 15, ब्रिक्स एट द रेट 15। इसका कैप्शन क्या है, ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, फॉर कंसोलिडेशन, फॉर कंसेंसस। मतलब 3C से आप इसको याद रखोगे, कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ ड्राफ्ट डायरेक्शंस अभी जो है वो इशू कर दी हैं कि इंप्लीमेंट करना है बासल 3 या बेसल 3 नॉर्म्स को, जो कि सारी की सारी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने जारी कर दिया है। ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है वो इशू कर दी है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ड्राफ्ट डायरेक्शंस जो हैं वो बासल 3 या बेसल 3 कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स को ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इशू कर दिया है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब है जो कि आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती हैं, जैसे कि आप कह सकते हो एग्जिम बैंक हो गया हमारे पास नाबार्ड हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हमारे पास नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, हमारे पास सिडबी हो गया। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेसल 3 नॉर्म्स जो हैं वो इशू कर दिए हैं, जिसमें मिनिमम कॉमन इक्विटी टीयर 1 के लिए कितने % रखने के लिए कहा है, 5.5%। कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है वो 2.5%। कैपिटल मिनिमम सीईटी मतलब कॉमन इक्विटी टीयर जो है प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर दोनों को मिला के जो है वो 8% रखने के लिए कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम टीयर 1 कैपिटल जो है वो 7%, टोटल कैपिटल 9%, ये पहले भी 9 ही था। और मिनिमम टोटल कैपिटल प्लस कैपिटल कंजर्वेशन बफर जो है वो 11.5 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देख सकते हो 9 और यहाँ पे डाई हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 11.5%। और आरबी ने इस डायरेक्शंस को इशू किया है अपनी पावर को यूज करते हुए, कौन से सेक्शन के अंदर, यह सेक्शन 45L आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और वैसे तो ये 1 अप्रैल 2022 से इंप्लीमेंट हो जाएंगे, लेकिन नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो इसको इंप्लीमेंट नहीं करेगा अभी, क्योंकि नेशनल हाउसिंग बैंक का जो अकाउंटिंग ईयर है वो जुलाई से जून है, जुलाई से जून। तो इसलिए वो इसको इंप्लीमेंट करेगा 1 जुलाई को, 1 जुलाई को। और इसमें खास करके सबसे इंपॉर्टेंट है मिनिमम पिलर 1 कैपिटल, खास करके जो कैपिटल रिस्क वेटेड रेशो होती है हमारे पास, कैपिटल रिस्क एसेट रेशो आप कह सकते हो या CRAR कह सकते हो, वो 9% है, जो कि ऑलरेडी 9% चल ही रहा था बासल 2 के अंदर भी। और बासल नॉर्म जो है वो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के द्वारा बनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर बासल स्विट्जरलैंड के अंदर है। और जो इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशन के लिए जाना जाता है। और बासल कमेटी जो कि बैंक सारे सेंट्रल बैंक्स को सुपरवाइज करता है, जैसे हमारे बैंक्स को कंट्रोल करता है आरबीआई, और जितने भी कंट्रीज हैं उनके जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होगा, तो उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, ये करता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। और 3 बार जो है वो आ चुके हैं, 1 आ चुका है, 2 आ चुका है और 3 आ चुका है, बासल 1, 2, 3, ताकि बैंकिंग सुपरविजन की जा सके, बैंकिंग सेक्टर को आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन क्या कहता है, हु प्रिजाइडेड ओवर द 4th जनरल असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो किसने जो है वो 4th जनरल असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योंकि ये एक इंडिया का इनिशिएटिव था तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर हैं वो इसको लीड कर रहे हैं, राजकुमार सिंह जी, और इवन प्रेसिडेंट भी हैं वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। और टोटल 108 कंट्रीज ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, जिसमें से 74 जो हैं वो मेंबर कंट्रीज हैं आप कह सकते हो, और जो बाकी बची कंट्रीज हैं वो बेसिकली लाइक 34 कंट्रीज जो बच जाएंगी वो ऑब्जर्वर और प्रोस्पेक्टिव कंट्रीज हैं। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। इवन इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने पार्टनरशिप भी की है ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपिस्ट के साथ। ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपिस्ट वो लोग हैं जो कि पैसा डोनेट करते हैं अलग अलग काम में। जैसे ब्लूमबर्ग फिलेंथ्रोपिस्ट ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ टाई अप किया है कि हम $1 ट्रिलियन, बहुत बड़ी अमाउंट है, $1 ट्रिलियन जो है वो हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करेंगे सोलर एनर्जी के ऊपर, लेकिन उन्हीं कंट्रीज में जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबर कंट्रीज हैं। और $1 ट्रिलियन जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो 2030 तक करनी है। और इसका टारगेट क्या है कि सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम। तो आपको पता है क्लीन एनर्जी का दौर जो है वो चल रहा है, जिसमें हमने हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है $2 पर केजी के हिसाब से। अभी जो है वो हमें प्राइस पड़ रहा है $5 पर केजी के, $5 पर केजी के हिसाब से अभी पड़ रहा है, $2 पर केजी करने। इसको है सोलर हाइड्रोजन प्रोग्राम लॉन्च किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तरफ से।
और ISA के बारे में याद रखोगे, इसको इंडिया और फ्रांस ने जो है वो लॉन्च किया था। इंडिया और फ्रांस ने 2015 के अंदर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थी पेरिस के अंदर, तब लॉन्च किया गया था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर है। और इसके करंटली डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर अजय माथुर, डॉक्टर अजय माथुर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राजकुमार जी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के हेड हैं, और उन्होंने 4th जनरल असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की लॉन्च की है। नेक्स्ट, रेजर पे ने भी कह दिया है कि हम जो है वो टोकनाइजेशन करने के लिए तैयार हैं, मास्टर कार्ड के साथ मिलकर और रुपे और वीज़ा, तो तीनों के साथ जो है वो मिलकर उन्होंने कह दिया कि हम टोकनाइजेशन करने के लिए तैयार हैं। और कल भी हमने किया था कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने भी कह दिया कि हम रुपए के लिए भी जो है वो टोकनाइजेशन करेंगे। टोकनाइजेशन का मतलब जो है बहुत ही सिंपल है कि आपका जो यूनिक एक कोड होगा, लाइक जो कार्ड होगा आपका, उसमें CVV नंबर होगा, उसमें कुछ एक्सपायरी डेट होगी, कुछ जो है वो 16 डिजिट का नंबर होगा, नाम होगा, तो ये सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन के बदले आपको एक टोकन दे दिया जाएगा, मतलब एक नंबर जनरेट कर दिया जाएगा जो यूनिक होगा, तो उसको भर के जो है वो आप कोई भी पेमेंट कर सकते हो। तो आपको इतनी डिटेल जो है वो देने की जरूरत नहीं थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को। तो आप जो है वो कार्ड की जो डिटेल है उसको कहते हैं कार्ड ऑन फाइल, COF, तो उसके थ्रू जो है वो एक टोकन जारी हो जाएगा, इस पर्टिकुलर एक कार्ड का एक टोकन जारी हो जाएगा, तो उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। तो उसको डिकोड भी नहीं किया जा सकता, कर भी लेगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसका मतलब कस्टमर को इसमें आप कह सकते हो फाइनेंशियल फ्रॉड से जो है बचाया भी जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला पॉइंट है इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर को मनाया गया। तो आप देख सकते हो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर को, इसका मेन मकसद यही है कि हम स्नो लेपर्ड्स के बारे में लोगों को जानकारी दे सके और उनकी कंजर्वेशन को प्रमोट कर सके, उनको बचाने के तरीके जो है वो ढूंढ सके, उनकी स्पीशीज, उनका नेचुरल हैबिटेट जो है उसको बचा पाए। और IUCN की जो थ्रेटेंड स्पीशीज हैं उसमें स्नो लेपर्ड को जो है वो स्पीशीज वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन रखा गया है कि खत्म भी हो सकती है। इवन इंडियन गवर्नमेंट इसकी कंजर्वेशन के लिए बहुत काम कर रही है, जैसे लद्दाख गवर्नमेंट ने इसको अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर दिया दोस्तों, स्टेट एनिमल स्नो लेपर्ड को डिक्लेयर कर दिया। ये आपने याद रखना है ताकि स्नो लेपर्ड्स को पब्लिक को जो है वो अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। इवन गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड जो है वो एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन पार्क बना रही है, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर या पार्क बना रहे हैं। वो कहाँ पे बना रहे हैं? उत्तराखंड के अंदर। तो ये भी आप याद रख सकते हो स्नो लेपर्ड डे के नाम से। नेक्स्ट, इंडियन रेलवे ने ऑर्डर किया है कि वो डिसॉल्व कर देंगे इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि उन्होंने डिसॉल्व करनी है एक ऑर्गेनाइजेशन इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया RBI की रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसको नाम दिया गया है स्केल बेस्ड रेगुलेशन। स्केल बेस्ड रेगुलेशन का मतलब है इस तरह से ये बनाएंगे, ऐसे जो है वो बना होगा, जिसमें जो बेस लेयर होगी, एक जो है वो हमारे पास मिडल लेयर होगी, एक हमारे पास जो है वो अपर लेयर होगी, एक हमारे पास टॉप लेयर होगी। तो इस तरह से इसको बनाया गया है। तो जो बेस लेयर होगी उसमें जो है वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFCs होंगी, जिनके एसेट का साइज जो है वो 1000 करोड़ से नीचे नीचे है। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे मीडियम लेयर के अंदर जो डिपॉजिट टेकिंग NBFCs हैं वो भी आ जाएंगी, जो पैसा लेती हैं NBFCs वो भी आ जाएंगी, और साथ में वो भी आ जाएंगी जो पैसा नहीं लेती लेकिन उनकी वैल्यू 1000 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो आ जाएंगी। अपर लेयर के अंदर आप कह सकते हो आइडेंटिफाइड जो है वो NBFCs आ जाएंगी, जो RBI की तरफ से रेगुलेट की जाती हैं और RBI की तरफ से देखी जाती हैं, जिनको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसमें 10 रखी गई हैं अभी। और टॉप मोस्ट लेयर में अभी फिलहाल खाली है ये, लेकिन इसको आगे जाके जो है वो इसमें ऐड किया जा सकता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा रिस्क में है तो उसको इसमें रखेंगे। मतलब बेस लेयर में जो डिपॉजिट नहीं लेती, मीडियम लेयर में जो डिपॉजिट लेती हैं लेकिन जो नहीं लेती उनकी वैल्यू 1000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, उनका जो एसेट साइज है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। अपर में 10 रखा गया है जिनको RBI रेगुलेट करता है, टॉप मोस्ट में जो बहुत ही रिस्क पे है उनको रखा गया है। तो ये 4 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला कर चुके हैं, G7 वाला कर चुके हैं। एनुअल ओशन प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा 2040 तक, अगर हमने कंट्रोल नहीं किया। तो ये रिपोर्ट दी गई है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की तरफ से कि भाई प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 2040 तक 3 गुना हो जाएगा। मतलब अभी जो है लाइक 2016 का डाटा लेके तो 9 to 14 मिलियन टन पर ईयर होता है 2016 में, लेकिन ये 23 से 37 मिलियन हो जाएगा अगर 2040 तक हमने कोई भी इसके ऊपर काम नहीं किया। UNEP की ये रिपोर्ट है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी है, कीनिया में। ये 1972 में जो है वो इसको बनाया गया था, और इसके जो हेड हैं वो इंगर एंडरसन हैं, इंगर एंडरसन।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 23 अक्टूबर 2021 का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन था इन विच कंट्री अफ्रीकाज हाईएस्ट माउंटेन माउंट किलीमंजारो लोकेटेड। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन तो मिल गया था कि माउंट किलीमंजारो जो है वो अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन है, जैसे कि आपको पता है कि एशिया की हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। तो ऐसे ही माउंट किलीमंजारो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट माउंटेन है, लेकिन ये कौन सी कंट्री में है? और माउंट किलीमंजारो का बहुत ही सुंदर पिक्चर जो है वो यहाँ पे देख सकते हो। इसकी हाइट जो है वो 5892 मीटर है, 5892 मीटर। और ये कौन सी कंट्री में है अफ्रीका की? ये तंजानिया में है दोस्तों। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। फिर से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका? तो आप देख सकते हो अगर मैं अफ्रीका का यहाँ पे मैप बना रहा हूँ रफली, तो इसका मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका ये है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का बताओगे दोस्तों कि कौन सी कंट्री पार्ट नहीं है? आराम से आंसर दे सकते हो, आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। नहीं भी पता तो एक नई जानकारी मिल जाएगी। अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, मतलब कल जरूर डिस्कस करेंगे। और मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, लेकिन सारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दें इसको, कम से कम एक दोस्त को जरूर शेयर करोगे। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें नोटिफिकेशंस के लिए, और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। अफेयर्स क्लाउड का ये प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह से प्यार करते रहिए। और दोस्तों हमेशा खुश रहें, खुश रहोगे तो आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। और मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके मत चलें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।